रेडियो साथ सदा आपके साथ, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और जब आपका रेडियो स्टेशन है तो आपकी सेहत के बारे में तो बात करेगा ही। कार्यक्रम का नाम है सेहत सबकी, जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम परेशान भी रहते हैं और हमें जवाब नहीं मिलते, और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट से, डॉक्टर्स से, जो हमें बताते हैं कि बीमारी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी है, आपको कैसा ट्रीटमेंट, कहाँ लेना है, कब लेना है, सारी बातें उस बीमारी के बारे में, जिससे आपका डर निकल जाए और आप उस मुसीबत से अच्छी तरह हिम्मत के साथ लड़ पाएं, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन तो है ही नहीं। 90.4 रेडियो साथ पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, और स्वागत करती हूँ हमारे आज के गेस्ट का, डॉक्टर आरिफ खान, EACC कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक इमरजेंसी हेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया आज इस कार्यक्रम में, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज आया हूँ और अपनी जर्नी है और जो भी इस तकलीफ़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बच्चों में जो होती है हार्ट से रिलेटेड, उसके लिए मैं बात करने आया हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना समय निकाला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी को अपना करियर बनाया। शुरुआत में मेरी ट्रेनिंग तो अडल्ट कार्डियोलॉजी के तौर पे हुई थी, अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे हुई थी। जब मैं हैदराबाद गया था, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड रहा, वहाँ पे मैंने अपने फेलोशिप का कोर्स किया। फिर उसके बाद में 2014 में मैं फोर्टिस गुड़गांव से जुड़ा, जहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में वहाँ पे काम करना स्टार्ट करूँ। डिफ़िकल्ट टास्क था क्योंकि अडल्ट कार्डियोलॉजी बिल्कुल अलग है और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बिल्कुल अलग है। बच्चों के हार्ट की तकलीफ़ें बहुत अलग किस्म की होती हैं। जो बड़ों में कुल मिला के 8 ही तकलीफ़ होती है हार्ट की, लेकिन बच्चों में वो कम से कम 18 से 20 तरीके की हार्ट की तकलीफ़ होती है। और ज़्यादातर बच्चे अगर सही टाइम पे डायग्नोज नहीं होते, सही टाइम पे उनके लक्षण के हिसाब से उनका इलाज नहीं किया जाए, तो बच्चे लाइलाज हो जाते हैं। तो ऐसे सूरत में उनका इलाज जितनी जल्दी हो सके वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो उसी डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा एम है, और उसी हिसाब से आपको बच्चों के हिसाब से, उसके हीमोडायनेमिक्स हिसाब से उसको पकड़ना होता है और उसको एक उसका इलाज के लिए आगे करना होता है उसको। राइट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 2014 में जब मैं एसोसिएटेड हुआ, वहाँ पे शुरुआत में तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि जब आप एक अडल्ट एक हार्ट को देखते हैं, बड़ों के हार्ट को देखते हैं, और अब आप एकदम से एक बच्चों के हार्ट को देखने लग जाएं, तो एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने शुरुआत में 6 महीने मेरे लिए बहुत कठिन थे। उसके बाद में फिर मेरे जो एक कार्डिक सर्जन थे, उन्होंने मेरे से बोला कि तुम इसी को अपना एक करियर बनाओ कुछ समय के लिए। तो मैंने उसको अपना एक एम बनाया, और फिर मैं उनके एक बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन प्रोग्राम जो सलमान खान के साथ में था, उसके साथ में एसोसिएट हुआ, और फिर वो जर्नी पे चलती चली गई। और फिर हमने आगे जाके बहुत सारे बच्चे, हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, यूपी जाते थे, और अलीगढ़, यहाँ पे हम लोग जाके बच्चों को स्क्रीन करके लेके आते थे। और वो बच्चे जो रियलिटी में बहुत गरीब होते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था, वही बच्चों को हम लेके आया करते थे अपने साथ में। मुझे याद है कि मेरी शादी हुई थी, और उसके फ़ौरन बाद ही 3 दिन बाद ही मुझे बोला गया कि जम्मू कश्मीर तुम्हें जाना है, कि वहाँ पे कैंप करने। तो और वो काफ़ी मुश्किल समय था क्योंकि शुरुआत में मेरी फैमिली अभी शुरू ही हुई थी। तो मैंने उसके लिए हाँ किया। तो मेरे जो सर्जन थे, उनको वो काफ़ी सरप्राइज थे कि तुमने इस चीज़ को कैसे हाँ कर दिया। ऑल्दो माय वाइफ वाज क्वाइट सपोर्टिव इनटू दैट, एंड शी टोल्ड यू कैन गो अहेड एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। फिर मैं वहाँ जाके करीब हम लोगों ने 60 से 70 बच्चों को स्क्रीन किया था, और वहाँ से हम लेके आए थे। जेन्युइन गरीब बच्चे थे, जिनके पास में कुछ भी नहीं था। और तो उन बच्चों को लेकर क्यों आए? वहीं पर नहीं होता? नहीं, वहाँ पे नहीं होता था क्योंकि सर्जन जो है इस इंडिया में बहुत ही कम है जो कि बच्चों के हार्ट पे सर्जरी कर सकते हैं। और वो सेंटर, फोर्टिस गुड़गांव का सेंटर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक कंड्यूसिव प्लेस थी, जहाँ पे सब तरीके के बच्चों को या बड़ों को ऑपरेट कर सकते थे। तो हम लोगों ने बैचेस में बच्चों को बुलाया, वहाँ पे 10-10 के बैचेस में बुलाया। जैसे वो 10 बच्चे डिस्चार्ज होते थे, फिर हम दूसरे बैच के बच्चों को हम बुलाया करते थे। तो वो आते थे, उनका स्टे वगैरह का सारा खर्चा जो भी फाउंडेशन या एनजीओ उसको बेयर करता था, और हम लोग उसको ऑपरेट करते थे। वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, जो आज तक मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा।
और आज तक वो, अभी भी मैं कुछ दिन पहले कश्मीर गया था, श्रीनगर गया था, तो वहाँ पे मुझे वो 2 बच्चे मिले जिनके पेरेंट्स उन बच्चों को लेके आए, सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि आप उस टाइम पे आपने इन बच्चों को डायग्नोज किया था, तो हम इनको दिखाने लेके आए। क्या बात है। और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, खैबर हॉस्पिटल है श्रीनगर में, वहाँ पे गया, मैंने उन बच्चों को देखा और उनके पास में दे डोंट हैव एनीथिंग, उनके पास कुछ नहीं था मुझे देने के लिए, बट वो अपने पास से कोई कुछ भी, जैसे वो सेब लेके आए मेरे लिए। इट वाज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम देम, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि अभी रिसेंटली ये तो जब भी मैं कश्मीर जाता हूँ तो ज़रूर मैं वहाँ पे कांटेक्ट करता हूँ उन पेशेंट से जिनको हम लोगों ने ऑपरेट किया है। अच्छा, ये जो सवाल मैं आपसे पूछने चाह रही हूँ, ये मैंने सोचा था मैं इंटरव्यू के लास्ट में पूछूंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा, और मैं पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ काम करना, मतलब बच्चों को ट्रीट करना और बड़ों को ट्रीट करना, बच्चों में कितना विल पावर होता है, या फिर बड़ों में कम होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, या बच्चे आफ्टर सर्जरी के बारे में बात कर रही हूँ, उसके बाद बच्चों का क्या रिएक्शन होता है, उनकी बॉडी का, उनके हार्ट का, उनके माइंड का, इन ऑल क्या रिएक्शन होता है, व्हाट इज द कंपैरिजन? बच्चों में जनरली हीलिंग पावर बहुत फास्ट होती है। अच्छा। बच्चों की ग्रोइंग बोन्स होती हैं, तो जो सर्जरी एक बड़ों में अगर करी जाए, कोई भी सर्जरी, हार्ट की सर्जरी करे, तो बोन को जुड़ने में समय लगता है, 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। बच्चों में शायद वो 3 से 4 हफ्ते में पूरा हो जाता है। अच्छा। और रीजॉइनिंग बहुत होती है, और बच्चों में वो सॉफ्टनेस होती है बोन की वजह से, जिसमें उनको दर्द का एहसास थोड़ा कम होता है। अच्छा। तो इसलिए ग्रोइंग बोन्स होती है, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है, और वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जी 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 जी। तो ये सबसे बेस्ट बात रहती है। और जनरली ऐसे बच्चे, हम कोशिश यही करते हैं, मैं ज़्यादातर सलाह यही देता हूँ कि ऐसे बच्चों को 5 साल की उम्र से स्कूल जाने से पहले उनका इलाज करा लिया जाए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा। क्यों? ताकि बच्चों को एज ए मेमोरी में याद नहीं रहे। अच्छा, याद नहीं रहे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर बच्चा कई दफ़ा एक डिप्रेशन में भी आ जाता है, उसको दूसरे बच्चे छेड़ते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे निशान है, ये है, तो इसलिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि बेटर रहता है कि ज़्यादातर बच्चों में ये बोलता हूँ जिनका सर्जरी सही है, सही टाइम पे, तो मैं ये बोलता हूँ स्कूल जाने से पहले इनका करा लो, ज़्यादा बेटर रहता है। ये सारी बातें मुझे जाननी थी, लेकिन अब लिसनर्स को बहुत सारी बातें जाननी होती हैं, जैसे कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी क्या होती है, किस तरह की बीमारियां होती हैं, कब डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, और जो इलाज होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे के साथ और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और कौन कौन सी बीमारी, ये सारी बातें करेंगे 90.4 रेडियो 7 पर। अच्छा सर, ये बताइए कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी होती क्या है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसके अंतर्गत आती हैं कि ये बीमारी है और ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आएगी? पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का मतलब है कि वो रोग जो हार्ट से रिलेटेड है बच्चों में, जन्मजात, जैसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल, जैसे बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंजेनाइटल, और हिंदी में हम जन्मजात हृदय रोग बोलते हैं। अच्छा। उनमें जनरली 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कि जिनमें बच्चा नीला पड़ता है, दूसरा होता है जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। जब बच्चा नीला पड़ता है, इसका मतलब वो रोग हैं जिनमें बच्चे के कुछ छेद तो है ही, उसके अलावा बच्चे की कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जिसकी वजह से बच्चा नीला पड़ रहा है। अच्छा। या तो उसकी फेफड़े की नली जो है वो सिकुड़ गई है, या उसका रास्ता बंद है, या उसमें वहाँ पे मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, साफ खून और गंदे खून की मिक्सिंग की वजह से बच्चा नीला पड़ रहा है। अच्छा। एक तो ये होता है, और एक होता है जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ा है, वो सामान्य रोग हैं, जैसे बच्चे के दिल में छेद होना, सिर्फ छेद होना। अच्छा। या फिर एक साफ खून की नली और गंदे खून की नली में कनेक्शन होना। अच्छा। जब हम पैदा हुए, हम सब पैदा हुए इस विश्व में, जितने लोग हम पैदा हुए, हम 2 चीज़ों के साथ पैदा हुए। एक तो ऊपर के 2 कमरों के बीच में छेद था जो 5 mm से कम का था, और एक साफ खून की नली और फेफड़े की नली में, क्योंकि हम जब माँ के पेट में होते हैं तब हमारे फेफड़े विकसित नहीं होते हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन जो होता है सारा हमको लंग्स का काम सब माँ के उससे मिलता है। अच्छा। माँ के उससे जिस्म से मिलता है। फेफड़े जैसे हम बच्चा पैदा होता है तो फेफड़े खुलते हैं, तो वो जो कनेक्शन होता है वो 3 से 4 दिन में, अधिकतम 7 दिन में बंद हो जाता है। अच्छा। जिसे PDA बोलते हैं। अच्छा। PDA बोलते हैं। और जो ऊपर के 2 कमरों के बीच में छेद है वो इसलिए होता है ताकि बच्चों में सर्कुलेशन रहे, तो इसलिए वो तकरीबन 4 से 5 साल में अपने आप जाके बंद हो जाता है, क्योंकि 5 mm से कम का होता है। जहाँ पे छेद 5 mm से ज़्यादा का हो, तब हमको उसको बंद करने के लिए सोचना चाहिए। अच्छा। और बच्चा सिम्टोमेटिक है। 5 mm से कम का छेद ऊपर के 2 कमरों के बीच में कभी नहीं, नीचे के कमरों के बीच में हाँ जरूर, कोई 4 कमरे होते हैं उसमें उसको ज़रूर एड्रेस करना होता है।
आप ये जो कमरे बोल रहे हैं ये क्या है? दैट इज ऊपर के 2 कमरे होते हैं जिसे एट्रियम बोलते हैं, और नीचे के 2 कमरे होते हैं जिसे वेंट्रिकल होते हैं, राइट और लेफ्ट। अच्छा। और ये ऊपर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम 2 कमरे होते हैं। इनको अच्छा। इसलिए सामान्य तौर पे, ताकि लिसनर्स को मालूम रहे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जैसा आपका वो है FM है, वो सभी तक लोगों को तो पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि वो तो लेमैन लैंग्वेज के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कमरा इसलिए मैंने बोला, इसलिए। तो इस वजह से यहाँ पे उसको अगर ज़्यादा 5 mm से ज़्यादा का है तब हमें उसको बंद करना का सोचना चाहिए। अच्छा। लक्षण के तौर पे ये है, जब भी बच्चे की माँ ही सबसे पहली चीज़ होती है जो बता सकती है कि बच्चे को क्या सिम्टम है। जी। जब बच्चा नीला पड़ रहा है तो उसको उसी को लगेगा कि हाँ उसके नाखून नीले पड़ रहे हैं, उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं, या उसका रंग जो है जो होना चाहिए उससे डार्क है। अच्छा। पहली चीज़ तो ये। उसका ऑक्सीजन लेवल नापने पे अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम आएगा तो हाँ हार्ट की तकलीफ है। अच्छा। अगर दूसरी चीज़, बच्चा माँ का दूध पीते पीते थक जाए, छोड़ दे पीते पीते, माथे पे पसीने आने लग गए, सांस तेज चलने लगे, या फिर बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, अच्छा। तो इसका मतलब बच्चे को कहीं ना कहीं हार्ट के चेकअप की जरूरत है। अच्छा। तो फौरन नज़दीकी पहले पीडियाट्रिशियन से मिले, पीडियाट्रिशियन इवैल्यूएट करे। अगर तब भी सिम्टम नहीं ठीक होता तो नज़दीकी जो भी बच्चों का हार्ट का विशेषज्ञ उसको दिखाएं, ताकि वो प्रॉपर इको कर सके और उसी से मालूम पड़ सकता है कि बच्चे की तकलीफ है क्या। राइट। तो आपने बताया ये जो 2 सिम्टम्स हैं ये मुझे बहुत ही जनरल से लगे कि बच्चा, कई बार क्या होता है बहुत सर्दियों में बच्चे पैदा होते हैं तो भी वो उनका जो कलर होता है उनको अगर उसी वक्त गर्म कंबल में ना रखा जाए तो नीला सा लगता है। एक तो ये चीज़, और जैसे बच्चे नहाकर निकलते हैं तभी भी थोड़ा सा नीले से लगने लगते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे वो माँ का दूध पी रहे होते हैं तभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हाँफ रहे हैं, क्योंकि वो इतनी देर से बड़ा मेहनत का काम होता है उनके लिए दूध पीना, तो वो कर रहे हैं तो तभी भी उनके माथे में पसीना आता है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट दोस सिम्टम्स? एक्चुअली जो आपने बताया वो नहा के आते हैं और वो एक नॉर्मल हो सकता है। अच्छा। उसमें कुछ ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जब अमूमन ऐसे भी बच्चा रो रहा है और एकदम नीला पड़ गया, अच्छा, थोड़ा सा रोने पे नीला पड़ गया, अच्छा, ज्यादा रोने पे हर कई बच्चे होते हैं वो साइनोटिक स्पेल में चले जाते हैं, इसे साइनोटिक स्पेल बोलते हैं। अच्छा। वो जा सकता है, लेकिन एकदम थोड़ा सा रोया और नीला पड़ गया, या बच्चे का ऑक्सीजन का लेवल, जब बच्चा पैदा होता है तो हर पीडियाट्रिशियन एक दफा बच्चे का ऑक्सीजन का लेवल नापता है। अच्छा। अगर वो 90 से, अगर वो सामान्यतः 90 से कम है तो दिमाग डॉक्टर उसका पीडियाट्रिशियन जाता ही है कि जरूर इसके हार्ट में कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो फौरन वो, कई दफ़ा ऐसा होता है हमको बोला जाता है कि हमें फौरन ही बच्चे का पैदा होते ही हमें इको करना होता है 2 या 3 दिन के दौरान। अच्छा। तो हम उसी टाइम उसको बता देते हैं अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं है, तो हो सकता है उसको लंग्स की थोड़ी तकलीफ हो, तो लंग्स में कोई निमोनिया हो, उसकी वजह से बच्चे के प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा हो। ओके। नहीं तो हार्ट की तकलीफ होती है तो नजर आ जाती है फर्स्ट टाइम इको में। अच्छा। उसी में मालूम पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 चीजें जो कॉमन है, वो ऊपर के 2 कमरों के बीच में छेद, वो तो 5 साल की उम्र तक भरेगा, और वो फेफड़े नली और साफ खून की नली में जो कनेक्शन है वो 7 दिन में तकरीबन बंद हो जाता है। अगर वो खुला रहता है तो फिर उसको बंद करना होता है। वो बंद करने के लिए शुरू में तो कुछ पीडियाट्रिशियन दवाई देते हैं, वो बंद हो जाता है दवाई से। अगर नहीं होता तो आगे जाके हम उसको बिना ऑपरेशन के एक पीडीए डिवाइस होता है उससे हम बंद करते हैं उसको आगे जाके। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो दिक्कतें होती हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में, ये जो बीमारियां हैं, दिल में छेद होना या ये दोनों नलियों में कनेक्शन या वो जो छेद का बंद ना होना, ये सारी क्या आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा बढ़ी हैं जन्मजात बच्चों में, या फिर इनका कोई भी तर्कीकरण नहीं है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये बस होती हैं? मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल रीजंस उसमें है। उसमें कई दफ़ा माँ जब प्रेग्नेंट होती है तब रूबेला नाम का एक इन्फेक्शन हो जाए, वो हो जाए, उससे भी हो सकता है। अच्छा। जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। पहले अगर किसी बच्चे के जो माँ ने पैदा किया उसके बच्चे के अगर हार्ट की तकलीफ है तो 50% चांस रहता है कि दूसरे बच्चे में भी तकलीफ आए। अच्छा। ये सब चीज़ें पकड़ने एक ही तरीका है, जो लेवल 2 सोनोग्राफी होती है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, लेवल 2 सोनोग्राफी 20 हफ्ते में, वो ही एक मार्कर है जहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि बच्चे के हार्ट में कोई तकलीफ है या नहीं। अगर कुछ ऐसी तकलीफ है जिसका इलाज नहीं है तो हाँ तुरंत उस चीज़ को फिर आप उस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट उसका कॉल ले सकती है और 20 हफ्ते भी आप उसके लिए आगे, ताकि ये कंटिन्यू रहे प्रेगनेंसी, उसके लिए सोचा जा सकता है। लेकिन अगर जैसे हम 24 हफ्ते वाला वो ब्रैकेट भी, हमने 20 से 24 हफ्ते वाला ब्रैकेट भी पार कर लिया और तब भी पकड़ में नहीं है और बाद में पकड़ में आए, तब वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता। तब ये है कि बच्चा जब पैदा होगा
तब फिर देखेंगे क्या इलाज होगा क्या नहीं इलाज होगा। अच्छा। बेसिकली लेकिन ये लेवल 2 सोनोग्राफी जो ज़्यादातर गाँव और ग्रामीण इलाकों में होती है, वहाँ पे सोनोलॉजिस्ट के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो देख सकें, क्योंकि बहुत मेटिकुलसली देखना होता है हार्ट के चारों कमरों को और सब चीज़ों को, बोन्स को, फिंगर्स को, सबको देखना होता है। And how much time should it take? मतलब अगर कोई सोनोग्राफी करवाने जा रहा है, आई थिंक सो आधे घंटे से कम में नहीं हो सकता शायद। अच्छा, आधे घंटे से कम में नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा तो मूव करता है, हाँ, मूव करता है तो जरूरी नहीं है कि वो स्टेबल रहे। तो सोनोलॉजिस्ट को पास इतना, अब अगर बहुत सारे पेशेंट सोनोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम नहीं है, तो सिर्फ मोटे मोटे तौर पे देख के आपको फ्री कर देंगे। ओहो, ये तो गलत है। गलत है जो भी है। अब जो भी है, कई एक्सपर्टीज की भी कमी होती है और बहुत लोड होता है पेशेंट्स का। बिल्कुल होता है। तो ऐसी सूरत में ये है कि लेवल 2 सोनोग्राफी हमेशा अच्छी जगह से कराएं, थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। लेवल 2 सोनोग्राफी जो 20 हफ्ते पे होती है, 18 से 20 हफ्ते पे, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। अच्छा। उसी में पकड़ में आएगी जो चीज पकड़ में आएगी। ओके। और उसके बाद पकड़ में आए तो उसमें तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। 24 वीक्स के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। 24 वीक्स ही ब्रैकेट है। उसके बाद में जो कानून हमारा कहता है कि उसमें हम उस बच्चे को डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। लेवल 2 सोनोग्राफी तो आपने बहुत ही कमाल की बात बताई है और बहुत काम आएगी हमारे लिसनर्स को, क्योंकि हमारे घर में सबसे खुशी का मौका होता है जब एक बच्चे का जन्म होता है, और वही जो है वो आप बहुत ही सेफ तरीके से और खुशियों से उस बच्चे को अपने घर में ला सकते हैं अगर आप ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखें। लेवल 2 सोनोग्राफी जो है, जो 20 हफ्तों पे 18 से 20 हफ्ते पे होती है, वो 18 से 20 हफ्तों में जो होती है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जो बच्चे का पूरा चेकअप, जो भी जो हार्ट से रिलेटेड में होता है, जो फीटस जो वूम में होता है, तब उसी टाइम पे वही चेकअप, जो वूम में फीटस होता है उसका जो चेकअप है 18 से 20 हफ्ते में, वो बहुत ही अच्छे से किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज किया जा सकता है और कौन कौन सी हैं जो लाइलाज हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि अगर एक एडल्ट के पास 10 प्रॉब्लम्स होती हैं तो बच्चों की 18-19 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और क्या देखकर कब एक पेशेंट को उसके माँ बाप लेकर आए आपके पास? जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताया कि बार बार में बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम होना, थक जाना, बच्चा दूध पीते में थक जाए या फिर थोड़ा सा दूध पिए, बार बार में दूध पीना छोड़ दे, माथे पसीने आए, सांस तेज उठ रहा हो, निमोनिया हो रहा हो, नीला पड़ रहा हो, ऐसे जब लक्षण हो तो तुरंत ही बच्चे को लेके एक दफ़ा पीडियाट्रिशियन से और फिर उसके बाद में एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से एक दफ़ा इको कराना चाहिए जी। कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी जैसे एक लंबे टाइम तक बुखार चला बच्चे को, अच्छा। बुखार चला तो उसमें भी कई दफ़ा ऐसा ज़रूरी होता है कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी से के पास जाके उसे इको कराना, क्योंकि दिल की जो नसें होती हैं उनमें फैलाव हो जाता है। वो एक आजकल बहुत हुआ है, जब ये कोविड के बाद में चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें ये आने लगी, लक्षण आने लगे, या फिर दिल की पंपिंग कमज़ोर हो जाना। ये दिल की नसों में फैलाव नहीं समझ पाई। दिल की नसों में जिसे कोरोनरीज बोलते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई होती है दिल की मांसपेशियों को, वो एकदम फैल जाती है बुखार की वजह से, जिसे कावासाकी सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो फैल गई है तो हमें तुरंत ही उसकी दवा शुरू करनी पड़ती है और बच्चा काफ़ी लंबे टाइम तक इकोस्प्रिन या खून पतला करने की दवा पे रहता है। अच्छा। दूसरा, कोविड के बाद में या कोई भी वायरल इन्फेक्शन के बाद में बच्चों में दिल की मांसपेशियां कमज़ोर होने लग गई हैं। ये बहुत अब ज़्यादा कॉमन चीज़ होने लग गई है। अच्छा। मैंने पिछले 2 साल में कई केसेस देखे जब छोटे छोटे बच्चे आए, थोड़ा लंबे टाइम तक बुखार चला और बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई और दिल की पंपिंग घट के नॉर्मल 60% से 15% रह गई। अच्छा, 15%। तो ऐसे में दवाइयाँ ही इलाज हैं। अगर दवाइयाँ नहीं दी और सही टाइम पे उस बच्चे का डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ऐसे इरिवर्सिबल स्टेज में बच्चे की पंपिंग चल जाती है, जहाँ दवाइयाँ भी असर नहीं करती। लेकिन चांस रहते हैं 60 to 70% के बच्चे रिकवर कर जाते हैं दवाइयाँ। वो 30% बच्चे वो ब्रैकेट में अभी भी हैं जो कि वो रिकवर नहीं कर पाते। अच्छा। जब वो बच्चे रिकवर नहीं कर पाते तो फिर उनके इलाज के तौर पे या तो ट्रांसप्लांट हो, बच्चे का दिल दूसरे बच्चे में दिया जाए, दूसरे बच्चे का दिल उस बच्चे में दिया जाए, ताकि फिर वो उसका ट्रांसप्लांट होकर और वो बच्चे का दिल ही बच्चे में जाएगा। हाँ, ऐसा भी है। बिल्कुल। अच्छा। बच्चे का दिल ही बच्चे में जा सकता है, क्योंकि बच्चे की जो कैविटी है वो तो छोटी है, उसमें बड़ा तो हार्ट लग नहीं सकता। अच्छा, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बहुत चैलेंजेस हैं और उसको करने के भी इंडिया में 1 या 2 सेंटर्स हैं यहाँ पे होते हैं। अगर बच्चे का दिल नहीं मिलता तो वो
एक छोटा पंप लगा देते हैं जिसे एलवैड बोलते हैं। अच्छा। वो भी बच्चों का एक अलग आता है जिसे जार्विक एलवैड बोलते हैं। अच्छा। वो एक बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी भी विश्व में कई जगहों पे वो हो रहा है। इंडिया में भी कई केसेस हुए हैं, डाउन साउथ हुए हैं, हैदराबाद चेन्नई में हुए हैं ये केसेस ऐसे, जहाँ पे उन्होंने बच्चों में छोटा एक पंप लगा दिया जो हार्ट के तौर पे काम कर रहा है वो। अच्छा। और बच्चा पूरा अपनी सामान्य दिनचर्या कर रहा है, और जब कभी भी हार्ट जब अवेलेबल होगा तो वो उसकी जगह उसको दूसरा हार्ट लगा दिया जाएगा और पंप हटा दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है, मतलब एक पंप हार्ट का काम कर रहा है? बिल्कुल हार्ट का काम कर रहा है। ओह माय गॉड। सामान्यतः और दूसरी जो बीमारियां हैं उनमें ये रहता है कि कोई छेद वगैरह है तो 2 साल की उम्र तक अगर डायग्नोसिस हो गया तो बेटर है। अगर 2 साल की उम्र के बाद में हुआ तो ऐसी स्टेज में चला गया जहाँ पे बच्चे का अगर ऑपरेशन टाइम पे नहीं हुआ होता है तो बच्चे को फिर वही तकलीफ होती है जिसमें हम कुछ ऑफर नहीं कर सकते। अच्छा। ऑफर नहीं, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट दोनों होते हैं उससे बच्चों में। अच्छा, आप जैसे आपने एज की बात की, तो कब तक बच्चे को एक पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए? मतलब कब तक बच्चा, कौन सी उम्र तक बच्चा आपके पास आता है? मेरे पास तो उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि बच्चा कई दफ़ा बड़े भी आते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर के 2 कमरों के बीच में छेद है, वो उसके सिम्टम्स आते आते कई एक दफ़ा तो एक फीमेल थी जो कि नाइजीरिया से आई थी हमारे पास में, उसकी उम्र तकरीबन 63 साल थी। 63 साल? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो बस अभी 10 साल से आगे पहुंच गई। 63 साल उम्र थी और उसने 5 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, और उसके बाद में उसको थोड़ी सांस लेने तकलीफ होने लगी। तो जब हमने उसको देखा तो उसके हार्ट का इवैल्यूएशन किया तो मालूम पड़ा उसके दिल में बहुत बड़ा छेद ऊपर के 2 कमरों के बीच में, जो 3.5 सेंटीमीटर का था। 3.5 सेंटीमीटर? कहाँ आप mm की बात कर रहे थे? 5 mm की बात कर रहे थे? वो 3.5 सेंटीमीटर का उसका छेद था। और फिर उसका ये था कि हम खुद भी हैरान थे कि ये तब तक ये, लेकिन कई लोगों में जहाँ लोग बच्चे जो होते ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो ऐसों में उसके लक्षण जो होते हैं वो सामने नहीं आते। अब किसी की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो आएंगे नहीं। नॉर्मल प्रेगनेंसी उसकी हुई तो उसको पता नहीं पड़ा, लेकिन जब उसके थोड़े बहुत लक्षण आने लगे तो उसने गई डॉक्टर के पास में, वहाँ पे उसने अपना इवैल्यूएशन करा और फिर उसको मालूम पड़ा बहुत बड़ा छेद है। तो उसको भी बगैर ऑपरेशन के, आजकल बगैर ऑपरेशन के बंद कर दिया जाता है। अच्छा। डिवाइस लगा देते हैं हम लोग और वहाँ पे जाके उसको बंद कर देते हैं। उसमें ना कोई चीरा लगता है ना कुछ लगता है, पाँव के नस से जाते हैं जाके वहाँ पे डिवाइस लगा के उसको बंद कर देते हैं। अच्छा। तो आपने मतलब एडल्ट्स का भी बहुत सारे एडल्ट्स भी आते हैं जो कि जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के 2 कमरों में छेद ऐसी चीज है जिसके सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लगता है कई दफा। अच्छा। जैसे एट्रियम, जैसे ASD बोलते हैं, ASD में सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लगता है। तो बाकी जगहों पे जरा सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं, ASD में सिम्टम्स बहुत लेट भी आते हैं। तो उसमें उसके डिवाइस क्लोजर्स वगैरह आसानी से हो जाते हैं। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं। नहीं होता तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके फिर आगे जो इलाज के तौर पे अब तो ट्रांसप्लांट इतने ज़्यादा वो हो गए हैं तो उसमें बहुत होने लगे ट्रांसप्लांट सब। जी। तो वो भी एक इतना है, क्योंकि जैसे ऑर्गन डोनेशन की लोगों की बढ़ती चली जाती है, जागरूकता बढ़ती चली जा रही है, तो ट्रांसप्लांट भी अब बहुत ज़्यादा होने लग गए। अच्छा, ये ट्रांसप्लांट्स में 1-2 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि आपको उसी वक्त हार्ट मिलना चाहिए, वो जो हार्ट है वो सही कंडीशन में होना चाहिए, वो आप कैसे ऑलरेडी तय करके या प्रिपेयर करके? 4 घंटे का टाइम होता है। अच्छा। 4 घंटे का टाइम होता है। आपने हार्ट को रिट्रीव किया और जिस पेशेंट को लगाना है हमें लगाया, उसको 4 घंटे का टाइम होता है। जो आपने ज़्यादातर ग्रीन कॉरिडोर्स देखे होंगे वो 4 घंटे इसलिए बनते हैं कि 4 घंटे में आपको उसको लेके और लगाना है। अब अगर वो किसी दूसरे शहर में है, दूसरे जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली की फ्लाइट 40 मिनट की है और आने जाने में जितना टाइम, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनते हैं ताकि 4 घंटे के अंदर अंदर उसको पेशेंट का ऑर्गन रिट्रीव करके उसको लगा दिया जाए। तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट वहीं हो सकते हैं जहाँ क्लोज विसिनिटी में सिटीज में ऑर्गन डोनेशन हुआ होता है, ज्यादा दूर में नहीं हो सकता। और अगर जहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं होती वहाँ पे चार्टर से लाया जाता है। चार्टर से लाया जाता है ऑर्गन्स को, और ऑर्गन से चार्टर से लाके उसको लगाया जाता है। तो कई केसेस हुए हैं, अब तो बहुत रैम्पेंट हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा केसेस होने लग गए ट्रांसप्लांट्स के, सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो अच्छा, आपने एक तो छेद की बात बताई और एक आपने इन्फेक्शन जो होता है कि आपका जो साफ खून होता है, इसके अलावा और कौन कौन सी दिक्कतें बच्चों को दिल की बीमारी में हो सकती हैं? बच्चों को यही है जिसे टॉफ एक तकलीफ है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं उसको, टॉफ बीमारी बोलते हैं। उसमें छेद होता है वेंट्रिकल्स में, VSD, उसके अलावा फेफड़े की नली में रुकावट हो गई जिससे बच्चा नीला हो जाता है। अच्छा। तो उसका ये बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। अच्छा। अगर नीलेपन वाले हम बीमारी में देखते हैं बच्चों में।
टॉफ ही सबसे पहला डायग्नोसिस होता है जो बनाता है, कोई भी डॉक्टर बनाता है, उसको जो नज़र आता है वही सबसे पहले वही आ जाता है। अच्छा। तो उसमें वो तकलीफ, उसका भी इलाज 100% मुमकिन है, वो भी ट्रीट हो जाता है। अच्छा। लेकिन टाइम रहते हुए ही उसको अगर डायग्नोस होगा तो ही। आप बार बार टाइम रहते हुए की बात कर रहे हैं और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि जैसे कि अगर बच्चा 2 दिन का है, 5 दिन का है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, वो तो बहुत छोटा होता है। हाउ डू यू डू दैट देन? जनरली सिम्टम्स के हिसाब से होता है कि सिम्टम अगर है उसको जल्दी, और हम उसका एक क्राइटेरिया हमें फिक्स कर रखा है कि बच्चे के दिल में छेद है 6 किलो या 6 महीने। अच्छा। या तो 6 महीने का हो बच्चा मिनिमम, अच्छा। या फिर मिनिमम उसका वजन 6 किलो। ओके। अगर उससे बच्चे का सर्जरी सेफ हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ एक तकलीफें हैं जिसमें सर्जरी 2 हफ्ते भर के अंदर अंदर होनी चाहिए। अच्छा। जब बच्चों की दिल की नसों पलट हो जाती है, ओ ये भी होता है। हाँ, तो उसकी सर्जरी हफ्ते भर के अंदर होनी चाहिए। अगर हफ्ते भर के नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ओहो। फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हार्ट डिजीज से जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रत्येक 1000 में 8 से 10 बच्चों को होती है। ओहो। और 1000 बच्चे, खतरनाक बीमारी, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता सिम्टम नहीं नहीं पता चलेंगे। डिनाइल मोड में रहते हैं, ज़्यादातर पता नहीं पड़ पाता, हाँ। ज़्यादातर पता नहीं पड़ पाता है, डिनाइल मोड में रहते हैं। और ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोगों का ऐसा है कि ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में तो पता पड़ता नहीं है कि कहाँ पे बच्चा कहाँ होगा और क्या चीज़ निकलेगा। तो उमूमन होता है ये लोग बोलते हैं कि बच्चा हुआ नीला था और फिर ख़त्म हो गया। अच्छा। जनरली वही तकलीफ होती है जिसमें हफ्ता भर ही आपके पास में टाइम है, जिसमें अगर बच्चे को अगर आपने ऑपरेट हो गया तो बच जाएगा। दूसरी बात, एक्सपेंस बहुत बड़ी चीज़ है, खर्चा बहुत बड़ा है। हाँ। क्योंकि इसको करने वाले विशेषज्ञ बहुत कम है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा। और एक्सपेंस बियर करना, एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसने अपनी परिवार अभी शुरू ही किया है, और उसे पहला बच्चा, वो उसमें तकलीफ निकली, तो ना तो ये कोई इंश्योरेंस इसको कवर करता है, सिर्फ कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में ही कवर होते हैं। अच्छा। और उसकी भी एक लिमिट होती है, कोई भी कॉर्पोरेट आपको 2 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस देता नहीं है अपने एम्प्लॉइज़ को। अच्छा। अब उसमें भी एक लिमिट है, अगर यही तकलीफ का अगर इलाज अगर 8 लाख में होगा, 4 लाख में होगा, तो उसका एक्सपेंस, एक्स्ट्रा एक्सपेंस तो उसी को देना होगा। तो केवल एक ऑपरेशन का 8 लाख 4 लाख लगता हो है, या सकता फिर है। बाद का जो प्रोसीजर है? नहीं, जो ऑपरेशन होता है वेरी करता है। अब तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई हैं उसमें कई ऑपरेशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक जटिल ऑपरेशन है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में नहीं हो सकते, उसका खर्चा ज़्यादा लगता है, तो उसका एक्सपेंस बियर करना एक मुश्किल काम होता है। पहले तो डायग्नोसिस बन के वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और सही टाइम पे ऑपरेट हो जाए। ये जर्नी सबसे बड़ी है, फाइनेंस तो बात की बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर यही जर्नी पूरी नहीं होगी, जब तक लेट पहुंचेंगे तब तक आपके पास यू कैन नॉट ऑफर एनीथिंग टू आप कुछ ऑफर है। और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मिडिल क्लास को कुछ पता ही नहीं होता, परिवार शुरू हुआ होता है 25-26 साल की, 30 साल की अभी शुरुआत ही हुई है हस्बैंड वाइफ की, और एकदम से ये एकदम एक परेशानी आके खड़ी हो गई और समझ में नहीं आ रहा फाइनेंसेस कहाँ से निकलेंगे इस चीज़ की। तो ऐसे टाइम पे इस चीज़ का ये बहुत बड़ा मैटर है, जो कि जिसकी वजह से कई बच्चे ख़त्म हो जाते हैं आने से पहले, या फिर ऐसी स्टेज में जाते हैं जहाँ पे हम कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते, कुछ भी ऑफ़र नहीं कर सकते किसी भी तौर पे। उनको समझाना पड़ता है। कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें मैं बोलता हूँ उनको कि इनके इस बच्चे के 3 ऑपरेशन लगेंगे, 3 ऑपरेशन बाद भी इसका जीवन 28 से 30 साल का नहीं है। अच्छा। तो ऐसे में हमको प्रोग्नोस्टिकली बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है। अगर प्रोग्नोस्टिकली नहीं बताएंगे तो कोई अपने बच्चे को अगर 3 ऑपरेशन के बाद 28 से 30 साल की ज़िंदगी में अगर वो चला जाएगा तो ज़्यादा दुख होगा। जी बिल्कुल, बहुत दुख होगा, उसका जुड़ाव हो जाएगा। तो मैं ये बताता हूँ कि या तो जो बच्चा जैसा है उसको सिम्टम्स ऐसे ही रहने दो, कुछ कराओ मत। अगर कराना चाहते हो तो इस चीज़ के तैयार रहो। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर से तुम ध्यान नहीं दे पाओगे, तुम इसी पे ध्यान दे पाओगे, और फिर वो उन पे वो गुमराह हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैं हमेशा यही उनको बोलता हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखो कि भाई ये 3 ऑपरेशन बाद भी इसकी उम्र इतनी है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अच्छा, आप जैसे कि आपने सोनोग्राफी बताया, तो ऐसे ही बच्चे के पैदा होते ही क्या कोई और टेस्ट नहीं होता जो ये इंश्योर करे कि उसका दिल बिल्कुल ठीक चल रहा है? जनरली ज़्यादातर न्यूनेटल आईसीयूज में वहाँ पे आजकल इको वो खुद ही कर लेते हैं, जो न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियंस कर लेते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं, सबको करना चाहिए? करते हैं, अच्छे सेंटर्स पे सब जगह करते हैं। इवन गवर्नमेंट में भी अब करने लग गए, उन्होंने इको मशीन्स अपने रखते हैं वहाँ पे और खुद करते हैं। और उनको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो फिर वो मेरे पास भेजते हैं, मैंने देखा है। अच्छा। तो वो छोटी मोटी जो तकलीफ होती है तो वो तो उनको मालूम होता है कि ये है। अच्छा। लेकिन जहाँ कुछ समझ से थोड़ा सा उनको वो होता है तो फिर वो
उसको रेफ़र कर देते हैं आगे कि भाई एक दफ़ा वहाँ पे जाके इको करा लो, अगर उसे कोई तकलीफ लगे तो फिर आगे का इलाज जो है जैसा है वैसे करना। बहुत सारी बातें पता चल रही हैं आज पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के बारे में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरिफ खान, जो EACC में कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में और कार्डियक इमरजेंसी हेड भी हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं इस बीमारी से जुड़ी हुई। और सर, जब ये प्रोसेस हो जाता है तब क्या क्या ध्यान रखना होता है? क्या ये रीलैप्स होता है? क्या जो आपने इलाज कर दिया उसके बाद क्या? अमूमन इसमें रिलैप्स के कोई चांस नहीं होते, इसमें सर्जरी हो चुकी अगर बच्चे का एक सर्जरी है और फाइनल सर्जरी है तो उसके बाद में रिलैप्स के चांस कुछ नहीं होते। सर्जरी हो गई, फाइनल है, उसमें कोई, लेकिन हाँ बार बार में चेकअप कराते रहना चाहिए। उसका कारण ये है कि बच्चा ग्रो हो रहा है। हाँ। बच्चा ग्रो हो रहा है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके दिल में और कोई तब्दीली आने लग जाए। अच्छा। ऑपरेशन के बाद, या फिर उसकी कई दफ़ा हम जैसे VSD एक छेद होता है जिसको हम बंद करते हैं तो कई दफ़ा बच्चे की धड़कन कम हो जाती है। अच्छा। फिर तो हम उसको बच्चे को जब भी हम फॉलोअप पे बुलाते हैं तो ECG के लिए बोलते हैं कि ECG कराना, क्योंकि ECG का पैटर्न हम बदलता जाते ऐसी स्टेज में चल जाए कि बच्चे एकदम हार्ट की धड़कन ही कम हो गई, स्लो हो गई, तो बच्चे को पेसमेकर डालना पड़ जाता है। क्योंकि जब बच्चे का सर्जरी करते हैं तो वो जो जहाँ से सर्जरी करते टाइम जो सर्जन उसको बंद करते हैं तो जहाँ से धड़कन की उत्पत्ति होती है दूसरे कमरे में, नीचे कमरों में जाता है, वो बहुत ही वो बहुत पास में होता है सर्जरी। अच्छा। और हार्ट रुका हुआ होता है, वो तो सर्जरी कर देते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धड़कन कम होती चली जाती है। तो ऐसे में इसलिए हम ऐसे में बोलते हैं, जब बुलाते हैं शुरुआत में 3-3 महीने बुलाते हैं, 6 महीने में, साल में एक दफ़ा तो हम बुलाते हैं, तो एक दफ़ा ECG और इको रिकमेंड करते हैं, और वो 10 से 12 साल की उम्र तक ही बस। अच्छा। उसके बाद में देयर इज़ नो नीड। अच्छा। उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ फॉलोअप में उसको समझा भी देते हैं कि भाई इसको अगर ये चीज़ अगर कोई सिम्टम लगे तो आप पहले आ जाना, नहीं है तो इसको फॉलोअप में रखना। और मैं ख़ास तौर से बोलता हूँ कि जब भी कोई बच्चे का ऑपरेशन करते डिस्चार्ज समरी तो देते हैं, उसमें कहते हैं उसको संभाल के रखना, जब तक ये बच्चा जिंदा है तब तक ये रिकॉर्ड सबसे ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अगर कोई बच्ची हुई तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका रिकॉर्ड को संभाल के रखना, क्योंकि बच्ची की तो पूरी ज़िंदगी है, उसे पूरा परिवार को निकलना है। बिल्कुल। तो पूरी जनरेशन निकलेगी, तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो पूछेंगे रिकॉर्ड का है, तुम खो दोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। यही चीज़ हमको, जब मैं गुड़गांव में था तो मैं हर किसी को ये बोलता था ये रिकॉर्ड को, क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आते थे, उन लोगों को इतना और बहुत मुश्किल सफ़र करके वो आते थे, 2-2 दिन का सफ़र करके हमारे पास आते थे, तो उसको बोलता था इसको लैमिनेट करा के रखना, इसकी फ़ोटो स्टेट को काम में लेना, क्योंकि जब तक ये बच्चा जिंदा है तब तक ये रिकॉर्ड है। ये कितनी आपने इम्पॉर्टेंट बात बोली है। ये तो ऐसी कोई दवाई से, ऑपरेशन से जुड़ी बात है भी नहीं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपकी सेहत का रिकॉर्ड बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि वो आपके काम आने वाला है। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जब कुछ जो बच्चे हम बिल्कुल ऑपरेट करके हम कहते हैं अभी फिट है, तो उसको मैं ये कहता हूँ इस बच्चे को बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह पालो, इसको लाड प्यार नहीं करना, क्योंकि बच्चों के सेंस बहुत डेवलप होता है कि बच्चा समझ जाता है कि कहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे एक्स्ट्रा केयर देंगे और कहाँ मैं उनसे बात बनवा सकता हूँ। तो बच्चे को जब भी समझ में आया तो बच्चा ब्लैकमेल करता है कि तो पढ़ता नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह से जो जैसे दूसरे बच्चों को अगर पिटाई करते हो या उसको डांटते हो वैसे इसको करो, सख्ती करो। अब ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा। क्योंकि होता क्या है कि जब वो अब वो लाड प्यार हो जाता है, अब वो बच्चे को आदत हो जाती है, अब बच्चा देखता है एकदम से कि मेरी बात मान नहीं रहे, तो फिर वो बच्चा उस चीज़ को मैनिपुलेट करने लग जाता है। तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पेरेंट्स को समझाता हूँ कि इसके बाद में अब कुछ नहीं करना, तुम्हारा बच्चा फिट है, अब तुम्हें जो करना है बच्चों को खेलने दो, कूदने दो, कुछ भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करे, कोई एक्टिविटी करे, कोई भी परेशानी, कुछ दवाइयाँ कुछ टाइम तक कंटिन्यू करनी होती है, और उसके बाद में उन दवाइयों को भी हम कम करते करते एकदम बंद कर देते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें तो हम मुश्किल से 3 से 6 महीने ज़्यादा दवाई देते ही नहीं है। अच्छा। अगर कुछ एक प्रोसीजर जैसे हैं जिसमें हमें लगता है कि भविष्य में इसको एक सर्जरी और लग सकती है तो बता देते हैं ये गोली कंटिन्यू रखो, इसको आके दिखाते रहना, अगर हमें लगेगा तो हम बताएंगे तो दूसरी सर्जरी होगी, वही 50% चांस रहते हैं, नहीं तो 50% में ज़रूरत होती है। तो ऐसे में ये है कि उसका फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि बस कराया उसके बाद में आ रहे 5 साल बाद में कि आपने किया था, वो तब तक तो कुछ चीज़ें बिगड़ चुकी होती है, हमें भी समझ में नहीं आता कि अब क्या इसको ऑफर करें, क्या इसको बताएं, सबका ह्यूमन बॉडी अलग होती है। लेकिन अमूमन जो छेद होते हैं उसमें आजकल डिवाइसेस वगैरह हम लोग डाल देते हैं, बिना ऑपरेशन के हम उसको बंद कर देते हैं, पाँव के रास्ते से जाके उसको डिवाइस डाल के उसको छतरी डाल के उसको बंद कर देते हैं और वो एक दिल का एक हिस्सा बन जाती है। अच्छा।
और उसके बाद में वो नॉर्मल अगले दिन से ये बच्चा अपनी एक्टिविटी करे, खेले कूदे, भागे दौड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट। 90.4 रेडियो 7 पर आज हमने जाना कि किस तरह अगर बच्चे को दिल की बीमारी है, दिल में छेद है या और कोई दिल से जुड़ी हुई बीमारी है जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने बात की, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, समय पर अगर पता लग गया, समय पर अगर इलाज हो गया तो ईजीली ट्रीटेबल है। आराम से आपका बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है और अवेयरनेस की वजह से ही ये प्रोग्राम आपके लिए लाया गया है 90.4 रेडियो 7 पर। डॉक्टर आरिफ से 2-3 बातें और करते हैं। सब जैसे कि आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, इतने सालों का आपका करियर हो गया, तो बहुत सारे मैसेजेस आपके दिल में होंगे कि काश लोग ये समझ लें, काश लोगों को ये पता चल जाए, ये अवेयरनेस हो जाए। तो एज अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो एक सार अगर आप 4-5 लाइन या 4-5 संदेश दे सकें हमारे लिसनर्स को कि आप ये कीजिए और आपको इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को 18 से 20 हफ्ते पे अपना जो भी सोनोग्राफी कराएं वो ढंग की जगह पे कराएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी कोई हाई रिस्क अगर प्रेगनेंसी है, जैसे अगर उन्होंने बताया कि कोई गड़बड़ी है, उनको लगी 18 से 20 हफ्ते की हार्ट की तकलीफ है, तो किसी ढंग की जगह आप डिलीवरी कराएं, जहाँ पे न्यूनेटल आईसीयू, जहाँ पे वहाँ पे बच्चों का आईसीयू हो। तीसरी चीज़, अगर न्यूनेटल आईसीयू है वहाँ पर, तो वहाँ पे बच्चे की ऐसा नहीं हो कि वो न्यूनेटल आईसीयू तो है लेकिन वो बच्चे का इको कराने के लिए दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसी जगह पे कराएं जहाँ पे बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ हो या फिर ऑन कॉल आता हो। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो इन हाउस हो, ऑन कॉल भी आता हो तो भी चलेगा, जहाँ पे इको की फैसिलिटी हो और इको करके देखा जाता है। तीसरी चीज़, जो भी वो सलाह दें उसको ध्यान से सुने, उसको ये नहीं सोचें कि बच्चे का दिल है, किसी ने बोला है कि हम इधर झाड़ फूक करा देंगे और जाके उसको ठीक हो जाएगा और बच्चे दिल का छेद भर जाएगा। जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो पाएगी। जो चीज़ नहीं हो सकती वो कभी नहीं हो सकती। अगर वो छेद का साइज इतना बड़ा है तो कोई भी चीज़ उसको भर नहीं सकती। सर्जरी करनी होगी या फिर कोई प्रोसीजर बिना सर्जरी के उसको बंद करने के अपना दूसरा प्रोसीजर सोचना पड़ेगा, मेडिकल सोचना पड़ेगा। हाँ। तीसरी चीज, जो भी हमें लक्षण है, हमको अगर डिसाइड करना है हमको, तो 1.5 से 2 साल से अंदर डिसाइड करना है कि इलाज कराना है या नहीं कराना। अगर हम 1.5 से 2 साल के बाद हम छोड़ दिया वो, तो फिर हमने मौका गवा दिया है। फिर हम बच्चे को कुछ ऑफर नहीं कर सकते इलाज के तौर पे। एक ही चीज़ है जो कि ट्रांसप्लांट है, और ट्रांसप्लांट होना मुश्किल इसलिए है कि बच्चों के हार्ट मिलना मुश्किल है जी। कोई डोनेट नहीं करता, बच्चों के हार्ट अवेयरनेस नहीं है तो डोनेट नहीं करता, उसके बहुत गिने और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है जी। ऐसी चीज़ में इस चीज़ को हम टाइम को, सबसे चीज़ को हम टाइम पे ध्यान दें और टाइम को समझें कि हमको कब किस चीज़ को फौरन एड्रेस करना, बिना टाइम ख़राब करें हम डिसाइड करें। ऐसे नहीं हम परिवार में जा रहे हैं, ख़ास तौर से मैं फीमेल्स के लिए बोलता हूँ, फीमेल को, बच्चियों को बहुत ज़्यादा लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अच्छा। अब तो तब भी बहुत अवेयरनेस आ गई। पहले तो लड़की है कि ठीक है डॉक्टर साहब, लड़की है, इसके निशान हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा निशान हो जाएगा लेकिन बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल है बच्ची। और इसको अपाइज मत समझना, इस बच्ची को पढ़ाओ, आगे जो भी करियर करना चाहे खूब अच्छी तरह पढ़ाओ, और इसको नॉर्मल ही, इस बच्ची का समझना कि नॉर्मल ही है। समाज को समझना पड़ेगा कि बच्चों की हार्ट की तकलीफ होने के बाद कोई बच्चा अपंग नहीं हो गया, अपाइज नहीं हो गया, वो बच्चा नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहेगा। उसको एक सामाजिक कुरीति नहीं बनाए, उसको एक सामाजिक वो स्टिग्मा नहीं बनाए कि बच्चे की तो अब ये बच्ची तो अगर इसका ऑपरेशन हुआ है तो ये बच्चे पैदा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। सब चीज़ें, सब नॉर्मल चीज़ें हर वो लड़की वो जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है सब चीज़ें कर सकेगी जो एक नॉर्मल करती है। तो ये हमको समाज को समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर बच्चे को ये नहीं समझे कि बच्चे को कुछ हो गया, बच्चा नॉर्मल है। जब कह दिया नॉर्मल है तो नॉर्मल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो समाज में भ्रांतियां हैं वो हटानी पड़ेंगी, अवेयरनेस लानी होगी, क्योंकि इलाज तो बिल्कुल संभव है। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने बोली, वो समय पर अगर आप इलाज के लिए आ जाएं डॉक्टर साहब के पास तो वो सबसे बड़ी बात है, तो बिल्कुल इलाज पॉसिबल है। तो इसलिए अवेयरनेस रखिए, सतर्क रहिए, आपके बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, झाड़ फूक की नहीं। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरी भी बहुत सारी जो हिच है कि भाई दिल में छेद है, बच्चा ऐसे पैदा हुआ है, तो मुझे तो यही लगता था कि अब तो क्या ही होगा। मैं भी, जबकि मैं अपने आप को पढ़ा लिखा मानती हूँ,
मैं भी ऐसा ही सोचती थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बारे में लोगों को बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके और बात करके और अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने में। थैंक यू। रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी और आज हमारे साथ थे डॉक्टर आरिफ खान, ESCC में कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक इमरजेंसी हेड। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत सारी बातें कार्डियक इमरजेंसी के बारे में और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के बारे में पता चली होंगी। बच्चों की दिल की बीमारी, क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारी बातें आपको पता चली होंगी। इसी तरह आपकी बहुत सारी सेहत संबंधी बातों की जानकारी बढ़ाने के लिए मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूँ शिल्पी। नमस्कार।